सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी को अहंकारी राजा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस न लेकर किसानों का अपमान कर रही है। इनसे एमएसपी और मंडियां खत्म हो जाएंगी। प्रियंका ने कहा कि किसान आंदोलन को देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। कभी कभी लगता है कि हमारे पीएम ऐसे हो गए हैं जैसे एक अहंकारी राजा थे। वे अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, लोग उनसे डरते थे, इसलिए उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। इससे राजा का अहंकार बढ़ता गया। उस अहंकारी राजा की तरह हमारे पीएम मोदी भी हो गए हैं। उन्नाव में दलित लड़कियों की हत्या में गिरफ्तार दीप सागर उर्फ विनय उर्फ लंबू और नाबालिग को पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस ने केस में गहनता से तफ्तीश के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। आईजी जोन लक्ष्मी सिंह ने शुक्रवार को इस प्रकरण का खुलासा किया था। अब पुलिस केस के किस तह तक पहुंचना चाहती है, इसका खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। उन्नाव मामले में अब तक नाबालिग माना जा रहा दूसरा आरोपी बालिग है। यह खुलासा उसके आधार कार्ड के माध्यम से हुआ। किशोरियों की मौत का खुलासा किए जाने के बाद आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को नाबालिग आरोपी के सातिर दिमाग पर शक हुआ। उन्होंने इसके प्रमाण पत्रों की छानबीन के आदेश दिए। जांच के दौरान पुलिस के हाथ उसका आधार कार्ड लग गया। इसमें आरोपी सचिन निवासी पाठकपुर की उम्र 1/1/2002 दर्ज है। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय कुमार उर्फ लंबू के साथ सचिन को भी जेल भेज दिया। कांग्रेस नेता उदित राज पर उन्नाव की सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि बबुराहा गांव की दलित लड़कियों के मौत के मामले में उदित राज ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट किया था। अब उदित राज का कहना है कि उन्होंने कभी संसद में उनकी पुरानी पार्टी भाजपा की सांसद रही सावित्री बाई फूले की बातों पर भरोसा कर उनके कहने पर पोस्ट किया था। बता दें कि यह एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दर्ज हुई है। उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रामक खबरें पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अब अमेठी में अपना घर होगा। अभी तक वे एक किराए के मकान में रहकर जनता से मुलाकात करती थी। जमीन बैनामा करने के लिए स्मृति ईरानी 22 फरवरी को अमेठी पहुंच रही हैं। इसके बाद से कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस जिले में चर्चा शुरू हो गई कि गांधी परिवार अमेठी के लोगों से परिवार का रिश्ता होने की दुहाई वर्षों से देता रहा, लेकिन अब तक एक आशियाना भी नहीं बना सका जिससे लोगों को लगे कि उनका नाता उनके बीच रहता है। लोगों को उनसे मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन स्मृति ईरानी अब अमेठी के लोगों के बीच रहेंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की होड़ लग गई है। इसका सबसे अधिक फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा अध्यक्ष मायावती की सरकार में ताकतवर अफसर रहे रिटायर्ड आईपीएस हरीश कुमार समेत कई नेताओं को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में दलाल शब्द का प्रयोग हुआ। यह एक मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए बोलना ठीक नहीं। कहा कि समंदर में डूब जाना चाहिए, इनके डीएनए में विभाजन है। अखिलेश ने सीएम योगी के ज्ञान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री डीएनए का फुल फॉर्म बता दें तो मैं मान जाऊं। राजधानी लखनऊ में बीते महीने हुए
पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व सांसद व बाहुबली नेता धनंजय सिंह को हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया है। वहीं सीजेएम लखनऊ की कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए शूटर गिरधारी ने ही पुलिस के सामने बयान दिया था कि अजित की हत्या का पूरा प्लान धनंजय सिंह का था। मोक्षदायिनी गंगा की सफाई पर संगम नगरी प्रयागराज में 2 दिन मंथन चला। आरएसएस से जुड़े संगठन गंगा समग्र के इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों में भाव भक्ति को जगाना आवश्यक है, जो गंगा आरती के जरिए ही किया जा सकता है। प्रतापगढ़ जिले में 3 दिन से लापता 9 साल के बच्चे का शव नाले में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने नगर कोतवाल की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की। बता दें कि नाबालिग बीते बुधवार से लापता था। परिवार ने अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली शुरू होने जा रही है। आयोग के अधीन आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में सफल होंगे। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम के साथ अन्य चीजें भी तय करने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। 100 अंकों की इस वार्षिक परीक्षा में 9 विषयों से संबंधित प्रश्नों के साथ अभ्यर्थी की तर्क शक्ति, समझ और विवेचन क्षमता भी परखी जाएगी। समयावधि 2 घंटे होगी। खास बात यह है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में शुमार योगी आदित्यनाथ भाजपा की स्टार प्रचारक भी बन चुके हैं। बीजेपी हाल ही में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का कल केरल का दौरा रहेगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा की परिवर्तन रैली में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ जिले में एक शादी समारोह में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं की मुलाकात यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बन रहे नए सियासी गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। ओवैसी और शिवपाल सिंह यादव AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए माहुल कस्बे में पहुंचे थे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार किसानों को 7.5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली, 1 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से और गरीबों को 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से दे रही है। गरीबों व किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 12,500 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी सरकार दे रही है। पूर्व की सरकार में यह सब्सिडी केवल 5,600 करोड़ रुपए थी। कासगंज सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख के इनामी बदमाश मोती सिंह को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले थाना सिद्धपुरा करतला रोड काली नदी के पास
पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ था। फोटो से उसकी पहचान 1 लाख के इनामी मोती पुत्र हुबलाल निवासी नगला धीमर थाना सिंहपुरा के रूप में हुई थी। बदमाश को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बता दें कि मोती ही सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी था। 9 फरवरी की रात पुलिस टीम पर हमला कर सिपाही की हत्या की गई थी और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इलाहाबाद में एक्सिस बैंक में सुआर्ट्स के खातों से 23 करोड़ के गबन मामले में पूर्व बैंक कर्मचारी भी ईडी के रडार पर है। वह यह कर्मचारी है जो मुख्य आरोपी पूर्व बैंक अफसर कमाल एहसान के न सिर्फ बेहद करीबी है बल्कि उससे किसी न किसी तरह फायदा भी उठाता। फिलहाल तफ्तीश चल रही है। यह भी आशंका है कि गबन की रकम का कुछ हिस्सा इन कर्मचारियों तक भी पहुंचा हो। आपको बता दें कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर ईडी की टीम भी जांच में जुट गई है। कुछ दिनों पहले ही मुख्य आरोपी कमाल एहसान के साथ ही उसके भाई जमाल अशरफ, ड्राइवर सैयद पवार हुसैन और सुआर्ट्स के पूर्व अकाउंटेंट राजेश कुमार के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर शारजाह से वंदे भारत मिशन के तहत आए एयर इंडिया की विमान की महिला यात्री के पास से कस्टम विभाग ने अवैध सोना पकड़ा। महिला परफ्यूम की बोतल और थर्मस में सोना छिपाए थी। परफ्यूम की बोतल में सोने की पतली परत थी तो थर्मस के निचले हिस्से में मोती छोटे रिंग के रूप में सोने पर पानी चढ़ाकर रखा गया था। मोती व छोटे रिंग की संख्या कुल 136 थी। सोने का वजन 355 ग्राम था। इसकी कीमत 16,71,000 रुपए थी। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राष्ट्र निर्माण करने वाले श्रमिकों के उज्जवल भविष्य की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। इनके बच्चों का पूरा खर्च भी श्रम विभाग वहन कर रहा है। सरकार के प्रयासों से मजदूरों के जीवन में बदलाव आएगा। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए योगी सरकार हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय बना रहा है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहने व खाने की व्यवस्था फ्री होगी। श्रमिक चाहे जहां भी काम करें, उन्हें अब अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी।